बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, सब्जेक्ट बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्यशील पूंजी का प्रबंध। आज हम कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी व्यावसायिक संस्था में उत्पादन विशेष स्तर की वित्त व्यवस्था के लिए कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान लगाना स्वयं में एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसके लिए भविष्य में विभिन्न चालू संपत्तियों की आवश्यकता तथा रोकड़ प्रभावों का अनुमान लगाया जाता है। रोकड़ प्रभावों से ये ज्ञात हो जाता है कि भविष्य में चालू संपत्तियों के लिए कितनी रोकड़ की आवश्यकता एवं उपलब्धि होगी। इस कार्य के लिए कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक क्रिया के प्रत्येक पहलू का गहन अध्ययन करके अन्य गणनाएं की जाती है। कार्यशील पूंजी का अनुमान संस्था की भावी रोकड़ आवश्यकताओं का निर्धारण करना है ताकि संस्था के वित्तीय स्रोतों में आवश्यक तरलता बनी रहे। कार्यशील पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए प्राय निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती है। प्रथम है विक्रय प्रतिशत विधि, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। दूसरी है प्रतिगमन विश्लेषण विधि, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। तीसरी है परिचालन चक्र विधि, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। चौथी है शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, फोरकास्टिंग नेट करंट एसेट मेथड। और लास्ट है प्रक्षेपी चिट्टा विधि, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। हम यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विधि जो प्राय चलन में है वह है परिचालन चक्र विधि, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पर विशेष ध्यान देंगे। कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र अवधारणा में किसी संस्था की भावी रोकड़ कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाने के लिए यह सर्वोत्तम तकनीक है। इस विधि के अनुसार रोकड़ कार्यशील पूंजी की गणना एक अवधि के कुल परिचालन व्यय से संबंधित अवधि के परिचालन चक्रों की संख्या का भाग देकर की जाती है। कार्यशील पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कुल परिचालन व्यय, परिचालन चक्र अवधि तथा परिचालन चक्रों की संख्या की गणना आवश्यक है। परिचालन व्यय वह होता है किसी अवधि के कुल परिचालन व्ययों में उस अवधि की सामग्री, क्रय, प्रत्यक्ष श्रम, शक्ति व ईंधन, प्रशासनिक एवं विक्रय तथा वितरण व्यय सम्मिलित होते हैं, जिनके अनुमान लागत लेखों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन व्ययों में डेप्रिसिएशन, इनटैंजिबल एसेट्स का अपलेखन आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि यह गैर रोकड़ी व्यय है। इस तरह कर, लाभांश आदि को भी लाभों का नियोजन होने के कारण छोड़ दिया जाता है। पूंजीगत व्ययों को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन व्ययों की राशि का अनुमान लगाते समय उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, नए उत्पाद का आरंभ अथवा पुराने उत्पाद का त्याग आदि तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आंतरिक एवं पर्यावरण घटकों के कारण व्ययों एवं मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों का भी समायोजन कर लेना चाहिए। दूसरा है परिचालन चक्र की अवधि। परिचालन चक्र की अवधि से आशय परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात सामग्री प्राप्ति से लेकर देनदारों से विक्रय राशि की वसूली तक की अवधि में लेनदारों द्वारा स्वीकृत दिनों का समायोजन करने के उपरांत शेष समय से है। इस तरह परिचालन चक्र की अवधि परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं में लगे कुल समय का योग है, जिसकी गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। OC = M + W + F + D - C। यहाँ OC से तात्पर्य है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, M से तात्पर्य है मटेरियल स्टोरेज पीरियड, W से तात्पर्य है वर्क इन प्रोग्रेस, F से तात्पर्य है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, D से तात्पर्य है डेटर्स
कलेक्शन पीरियड, और सी से तात्पर्य है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। अब हम यहाँ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड की गणना का सूत्र भी लिख सकते हैं। यह वह अवधि है जिसमें उत्पाद हेतु निर्गमन से पूर्व सामग्री भंडार में रहती है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर इनटू 365। दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस की गणना। इसका सूत्र है एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू 365। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की गणना में प्रयुक्त सामग्री, श्रम, कारखाना उपरिव्यय के योग में अर्ध निर्मित माल के आरंभिक स्टॉक को जोड़ दिया जाता है तथा अंतिम स्टॉक को घटा दिया जाता है तथा डेप्रिसिएशन को भी छोड़ दिया जाता है। अब हम फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड की गणना करते हैं। उसके लिए सूत्र है एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365 डेज। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की गणना कारखाना लागत में निर्मित माल के आरंभिक एवं अंतिम शेष के समायोजन के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को जोड़कर की जाती है। इसमें प्रशासन व विक्रय व्ययों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वित्तीय लेखांकन में निर्मित माल का मूल्यांकन उत्पादन या कारखाना लागत पर किया जाता है। इसके बाद में हमें देनदार संग्रहण अवधि डेटर्स कलेक्शन पीरियड की गणना करनी होती है। इसका सूत्र है एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स इनटू 365 डेज। एवरेज रिसीवेबल्स में हम लोग ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2 इसको टोटल क्रेडिट से इसके नीचे टोटल क्रेडिट्स लिखेंगे इनटू 365। लेनदार भुगतान अवधि की गणना का सूत्र है एवरेज पेएबल्स अपॉन टोटल क्रेडिट परचेज इनटू 365 डेज। इसके बाद में हमें वर्ष की कुल परिचालन चक्रों की संख्या ज्ञात करनी होती है। यह गणना वर्ष के कुल दिनों अर्थात 365 या 360 में परिचालन चक्र की अवधि का भाग देकर की जाती है। इसका गणना सूत्र है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू 365 अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इसके बाद में हमें कार्यशील पूंजी की राशि प्राप्त होगी। उसका सूत्र है परिचालन व्यय तथा परिचालन चक्रों की संख्या ज्ञात करने के बाद संस्था की कार्यशील पूंजी की राशि कुल परिचालन व्ययों की राशि में परिचालन चक्रों की संख्या का भाग देकर ज्ञात की जाती है। वर्किंग कैपिटल का सूत्र होगा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। आकस्मिकताओं के लिए भी आयोजन किया जाता है। उपरोक्त प्रकार से आंकलित कार्यशील पूंजी की राशि में एक निश्चित प्रतिशत जैसे 5% या 10% आकस्मिकताओं के लिए जोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उपयुक्त सभी गणनाओं के अंक पूर्णतया शुद्ध न होकर सर्वोत्तम अनुमान ही होते हैं। अतः अनुमानों में संभावित अशुद्धता को पूरा करने के लिए यह आयोजन किया जाता है। हम अपने अगले जो होगा हमारा अगला उसमें हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। उसके द्वारा आपको कार्यशील पूंजी की गणना का अभ्यास कराएंगे।